आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोदी जी और अडानी की। अब मोदी जी का अडानी से इस कदर गहरा रिश्ता क्यों है और अडानी फिर हमारा कौन है। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी ने पसे पर्दा रहते हुए किस तरह अडानी की मदद की और अवाम का पैसा बर्बाद किया, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी और अडानी इतने गहरे दोस्त कैसे बन गए। ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे दुबे से। अमिताभ दुबे जो कि तज्ज़िया निगार है, उन्होंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही अच्छे अंदाज से ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह मोदी ने देश को बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है? 2014 के बाद ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनमें से 95% विपक्ष में हैं। 95%। और सेबी ने उस समय ये भी बताया था कि केतन पारेख ने मॉरिशस की कंपनियों से पैसा लेकर अनेक स्टॉक्स के साथ खिलवाड़ किया। सवाल ये है कि अगर सेबी को पिछले घोटाले की पूरी जानकारी थी, तो इस बार उसी प्रकार के घोटाले के दौरान वो सो क्यों रहे थे, या शायद उनको जबरदस्ती सुलाया गया। DRI ने बताया कि पावर इक्विपमेंट घोटाले में 5,500 करोड़ रुपए देश से बाहर निकाले गए थे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में देश की जांच एजेंसियां बड़ी एक्टिव लगती हैं। ऐसा लगता है कि हर हफ्ते विपक्ष के किसी ना किसी नेता को या तो गिरफ्तार किया जाता है या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसी असुविधा कभी नहीं झेलनी पड़ती, और खास करके जब भी विपक्ष का कोई भाजपा में चला जाता है तो तुरंत भाजपा की वॉशिंग मशीन काम पे लग जाती है। पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार के शासनकाल में जांच एजेंसियों का सबसे बुरा दुरुपयोग हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूपीए के समय यानी 2004 और 14 के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 26 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया था, जिनमें से 54% विपक्ष के थे। 2014 के बाद ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनमें से 95% विपक्ष में हैं। 95%। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2004 और 14 के बीच 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें से 60% विपक्ष के सदस्य थे। 2014 के बाद मोदी सरकार ने 124 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से फिर से 95% विपक्ष के हैं। आप बताइए, क्या ये जांच एजेंसियां देश के हित में काम कर रही हैं या बीजेपी के हित में? लेकिन हमारे सामने एक और सवाल पेश है। अडानी महाघोटाले के संबंध में इन सारी एजेंसियों ने आखिर किया क्या है? ध्यान रखिए, हम उस पहलू की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें सीबीआई और ईडी के रेड्स के बाद मुंबई एयरपोर्ट का प्रीवियस ओनर उसे अडानी ग्रुप को बेचने के लिए अचानक राजी हो गया। ना हम उन इनकम टैक्स रेड्स की बात कर रहे हैं जिसके बाद कृष्णापट्टनम पोर्ट के मालिक ने अडानी ग्रुप को ये भी बेच दिया। हम उन केसेस की बात करेंगे जिसमें जांच एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन 2014 में मित्रकाल की शुरुआत के बाद इनकी जांच में बड़ी सुस्ती आ गई। सेबी एक अहम संस्था है जिसका मकसद है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस relating to securities markets और prohibiting insider trading in securities। वर्ष 1999 और 2001 के बीच में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख और अडानी ग्रुप भी मिले हुए थे। इसके दौरान अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेस बुलाया जाता है, उसके शेयर प्राइसेस तेज रफ्तार से बढ़े और उतनी ही तेजी से गिरे। सेबी के 25 मई 2007 ऑर्डर में साफ लिखा है, Adani Group, by providing funds to various Ketan Parekh entities for purchase of shares of Adani from Adani Group itself, which were eventually used by Ketan Parekh entities to create artificial price and volumes, had no doubt
aided and abetted Ketan Parekh entities in manipulating the markets. मतलब सब मिले हुए थे और सेबी ने उस समय ये भी बताया था कि केतन पारेख ने मॉरिशस की कंपनियों से पैसा लेकर अनेक स्टॉक्स के साथ खिलवाड़ किया। इस बार भी यही तो हुआ है। आरोप है कि मॉरिशस जैसे टैक्स हेवंस के पैसों के कारण 2019 और 2022 के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 1000% की बढ़ोतरी हुई और उनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा, जिसके बाद क्रैश हुआ। सवाल यह है कि अगर सेबी को पिछले घोटाले की पूरी जानकारी थी तो इस बार उसी प्रकार के घोटाले के दौरान वो सो क्यों रहे थे, या शायद उनको जबरदस्ती सुलाया गया। अब आते हैं एक और जांच एजेंसी पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं और व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2012 में SFIO ने एक आरोप पत्र तैयार किया जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप और केतन पारेख, हाँ वही केतन पारेख, ने अडानी एक्सपोर्ट्स के शेयर्स में खिलवाड़ करके 540 करोड़ रुपए कमाए थे। SFIO ने गौतम और राजेश अडानी के खिलाफ चीटिंग और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के केसेस लगाए थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद केस वहीं का वहीं रुक गया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के छपने के बाद अचानक SFIO ने मजबूरी वश कार्रवाई की। जब केस 22 फरवरी 2023 को अदालत में पहुंचा, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस ने सीधा SFIO से पूछा कि यह सिनारियो आउटसाइड के कारण सक्रिय हो गए हैं क्या, यानी सब कुछ क्या केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। एक तीसरी जांच एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो वित्त मंत्रालय में पढ़ते हैं और जो देश की प्रमुख एंटी स्मगलिंग एजेंसी माने जाते हैं। DRI ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कम से कम 3 ओवर इनवॉइसिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने पावर इक्विपमेंट, कोयला और हीरों के इंपोर्ट में असली मूल्य से 3 या 4 गुना ज्यादा पेमेंट किया था और बकाया फर्जी रूप में देश से बाहर निकाल लिया गया था। DRI ने बताया कि पावर इक्विपमेंट घोटाले में 5500 करोड़ रुपए देश से बाहर निकाले गए थे। और आपको पता है कि जब ओवर इनवॉइसिंग से बिजली का रेट बढ़ाया जाता है, उसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ती है। 2014 के बाद सारे केसेस या तो अपील में सालों से अटके हुए हैं या टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो गए। ये है मित्रकाल का कमाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद देश की सबसे मशहूर जांच एजेंसी है। हालांकि इसका कन्विक्शन रेट 0.42% है, जिसका मतलब है कि ईडी 2040 में से एक ही केस जीत पाती है। फिर भी ये लगातार नेताओं के खिलाफ केस लगाते रहते हैं, जिसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। शायद इन्हें लगता है कि बीजेपी के और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता दूध के धुले हैं। ईडी का मकसद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्फोर्स करना। अडानी ग्रुप के खिलाफ इतने गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के बावजूद अभी तक इन पे ईडी की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, गौतम अडानी के करीबी कॉलीग चीनी नागरिक चांगचुंग लिंग की कंपनी गुडामी इंटरनेशनल का नाम 2 आरोप पत्रों में शामिल था, अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में, लेकिन कुछ समय बाद इनका नाम भी गायब हो गया। अजीब बात यह है, जब अडानी ग्रुप के फायदे की बात होती है, जांच एजेंसियां बड़ी सक्रिय नजर आती हैं, लेकिन जब अडानी ग्रुप के जांच का सवाल उठता है तो बड़ी सुस्ती दिखने को मिलती है। सवाल फिर से ये है, एजेंसियां देश के हित में काम कर रही हैं या मोडानी के हित में? ऐसा लगता है कि मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सिवाय अपने मित्रों के। सवाल उठता है कि अडानी को SBI जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कर्ज क्यों दिया, जिससे मोदी जी गौतम अडानी और अरुंधति भट्टाचार्य के साथ लंच के लिए बैठे। उसी दिन अडानी ग्रुप ने घोषणा की कि SBI $1 बिलियन या 6000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए राजी है। पिछले वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ है, हमने समझाया था कि मोदी जी से अडानी को दिए गए मोनोपोली से महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब हम बताएंगे कि मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों की सेविंग्स के साथ कैसे खिलवाड़ किया है, कैसे LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं को अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा दिलाने के लिए लोन देने और उनकी कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर किया है। 1956 में स्थापित LIC दुनिया के 20 सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। भारत में LIC के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं,
यानी हर चौथे भारतवासी के पास LIC की पॉलिसी है। हमारे और आप जैसे कामकाजी लोग, छोटे दुकानदार, डेली काम करने वाले मजदूर सब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल के जीवन बीमा में लगाते हैं। इंश्योरेंस हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। देश की कुल घरेलू सेविंग्स के 6 रुपए में से 1 रुपया इंश्योरेंस में जाता है। जितने पैसे शेयर बाजार और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होते हैं उससे 4 या 5 गुना घरों की बचत इंश्योरेंस में जाती है और इसमें से सबसे ज्यादा LIC में ही जाती है। अब देखते हैं मोदी सरकार आपके पैसों की देखभाल कैसे कर रही है। नॉर्मली प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स में ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन वे ज्यादातर अडानी ग्रुप से दूर रहे हैं। पर LIC जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, उसके 10 लाख करोड़ शेयर बाजार के निवेश में से 8% भाग 2022 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में था। इसका रिजल्ट क्या है? इसका मूल्य इस साल गिरता गिरता आधा हो गया, लेकिन LIC अभी भी अडानी में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये क्या कारण है कि एक सरकारी संस्था जो करोड़ों नागरिकों की सेविंग्स के जिम्मेदार है, मोदी जी के मित्रों की कंपनियों में आपके और हमारे पैसे डाल रहा है, जिसका मूल्य 3 महीनों में आधा हो चुका है और 83,000 करोड़ से गिरकर आधा हो गया है। ऐसे फैसलों का सीधा असर LIC की शेयर प्राइस में दिख रहा है। LIC की लिस्टिंग 17 मई 2022 में हुई। तब से अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स 10% बढ़ा है और LIC की स्टॉक प्राइस 40% गिरी है। आधी की गिरावट पिछले 3 महीनों में ही हुई है। इसका नुकसान LIC के 34 लाख शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ रहा है। अब आप बताइए, LIC जिसकी जिम्मेदारी भारतवासियों की सेविंग्स को सुरक्षित रखना है, इन्होंने इतना सारा पैसा मोदी जी के मित्र की कंपनी में क्यों डाला है? क्या इसका जवाब फोन बैंकिंग है? देखते रहिए। अब बात करते हैं बैंक लोन्स की। अडानी समूह ने इंडियन बैंक्स से करीब 72,500 करोड़ रुपए कर्ज में लिए हैं। इसमें प्राइवेट बैंक का हिस्सा 17,500 करोड़ है या 1/4, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगभग 55,000 करोड़ है, जिसका आधा हिस्सा SBI ने दिया है। सवाल उठता है कि अडानी को SBI जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कर्ज क्यों दिया? CLSA का रिपोर्ट, जो अडानी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बताता है कि प्राइवेट बैंक्स हैव लार्जली फाइनेंस्ड एसेट्स विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज सच एज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन उन प्रोजेक्ट्स में गए हैं जिनका कर्ज अधिक है और कैश फ्लोज कम। लेकिन ये हुआ कैसे? मोदी जी स्वयं हमें बताएंगे। फोन बैंकिंग घोटाला, यानी दिल्ली से एक फोन जाता था और कुछ विशेष लोगों को लाखों करोड़ का कर्ज मिल जाता था। स्थिति ये थी कि उस कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी फिर उसी बैंक को फोन करके नया कर्ज दिलवाया जाता था। अब समझ गए, मित्र काल में फोन बैंकिंग तो चल ही रहा है, लेकिन अब लंच बैंकिंग का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ गया है। 2014 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन डेवलप करने का प्रयास किया। श्री गौतम अडानी और SBI चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मोदी जी के साथ ब्रिस्बेन पहुंचे, जहां G20 की मीटिंग चल रही थी। वैसे G20 के 20 सदस्यों को मीटिंग करने का मौका मिलता है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अडानी द्वारा कोयला खनन के संबंध में बड़ी कंट्रोवर्सी थी और विदेशी बैंक ने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया था। लेकिन ब्रिस्बेन में अडानी के लिए सब चंगा सी। जिस दिन मोदी जी गौतम अडानी और अरुंधति भट्टाचार्य के साथ लंच के लिए बैठे, उसी दिन अडानी ग्रुप ने घोषणा की कि SBI $1 बिलियन या 6,000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए राजी है। क्या ये लंच बैंकिंग का उदाहरण है? जब कांग्रेस पार्टी ने इस लंच बैंकिंग का जोरदार विरोध किया, SBI ने लोन देने से हाथ खींच लिया। नहीं तो SBI के और भी रुपये अडानी को कर्ज के रूप में मिल जाते। आपको याद है ना, पिछली बार जब पब्लिक सेक्टर बैंक से मोदी जी के मित्र को बड़ा लोन दिया तो क्या हुआ? अब वक्त आ गया है हर भारतीय नागरिक को मोदी जी से एक सवाल पूछने का। आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है? आप हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई को इस तरह बर्बाद क्यों होने दे रहे हैं? सवाल है कि एक मित्र के लिए एक नहीं 1000 पॉलिसी बदलने को मोदी जी तैयार हैं। अडानी महाघोटाले ने महंगाई कैसे बढ़ाई है, बेरोजगारी कैसे बढ़ाई है और LIC और SBI जैसी संस्थाओं को बर्बाद कैसे किया है। अब देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को विदेश में प्रोजेक्ट दिलाने को ही कैसे विदेश नीति बना दिया। और जब चीन और पाकिस्तान सरहद पे अशांति का माहौल बना रहे हैं,
ऐसे समय पर सिर्फ अडानी का व्यापार बढ़ाना कहीं ना कहीं दुनिया के इस हिस्से में हमारे प्रभाव को कम कर रहा है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ आज मोदी जी का संबंध अडानी के प्रोजेक्ट तक सीमित रह गया है। कई वर्ष पहले जब बांग्लादेश में बिजली की कमी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकारी एनटीपीसी को एक बड़ा अवसर दिया था बांग्लादेश के बागरहाट जिले में एक 1320 मेगावाट पावर प्लांट लगाने का, और इसका कोयला, याद रखिए, टेंडर के माध्यम से खरीदा गया। लेकिन जब बांग्लादेश को और भी बिजली की जरूरत पड़ी, 6 जून 2015 को मोदी जी ने हर बार की तरह सरकारी कंपनी को साइडलाइन करके अपने मित्र अडानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। इसके दौरान झारखंड के गोड्डा जिला में एक 1600 मेगावाट पावर प्लांट बनाएगा। बजाय इसके कि कोयला सरकारी कंपनियों से खरीदा जाए, अडानी ही बिजली का उत्पादन करेगा, अडानी ही कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाएगा और अडानी के ही पोर्ट को यूज किया जाएगा। ये देखा आपने कैसे मोदी जी की बदौलत अडानी की 4 कंपनियों को, चाहे कोयला या शिपिंग या पोर्ट या बिजली, एक साथ इतना बड़ा बिजनेस मिला। अब आप शायद सोच रहे हो कि अगर बांग्लादेश राजी हो गया तो हमारा इससे क्या लेना देना। पहली बात यह है, जो बांग्लादेश के पावर रेगुलेटर के पूर्व डायरेक्टर जनरल बीडी रहमतुल्लाह ने कहा, हसीना कैनॉट अफोर्ड टू एंगर इंडिया even if the deal appears unfavorable. She knows what is bad and what is good. She knows if I satisfy Adani, Modi will be happy. मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की ईडी और सीबीआई को नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि अडानी को खुश रखो तो मोदी जी अपने आप खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार की भ्रष्ट सच्चाई अब पूरी दुनिया जानती है। भारत के बदनाम होने से एक दूसरी कठिनाई है, अपने मित्र को मोदी जी फायदा तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को यह भी लग सकता है कि उनका शोषण हो रहा है। बांग्लादेश हमारा वो दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, और आज सिर्फ एक मित्र को फायदा दिलाने के लिए मोदी जी एक ऑल वेदर एलाय को कहीं पाकिस्तान और चीन के ज्यादा करीब तो नहीं ला रहे हैं। वैसे अडानी के गोड्डा प्रोजेक्ट से झारखंड को भी नुकसान पहुंच रहा है। झारखंड की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि जो भी हमारे राज्य में पावर प्लांट लगाएगा उसे हमें 25% बिजली डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी। जब अडानी ने इसे बदलवाने की कोशिश की, सीनियर अधिकारियों ने इसका विरोध किया। झारखंड के एनर्जी सेक्रेटरी लंबी छुट्टी पे चले गए और 6 अक्टूबर 2016 को ये पॉलिसी बदलवा दी गई। झारखंड के स्टेट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के ऑडिटर्स ने 12 मई 2017 को इस पर सवाल उठाए और कहा कि इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से अडानी को अनड्यू बेनिफिट्स मिलेंगे। उन्होंने बताया कि डिस्काउंट कम करने से अडानी को हर साल ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा, जो प्रोजेक्ट के 25 साल लाइफ स्पैन में 7,410 करोड़ रुपए बनता है। यानी 7,400 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो झारखंड की आवाम को मिलना चाहिए, अब अडानी को मिलेगा। कहानी यहाँ नहीं रुकती। अडानी पावर ने 2018 में रिक्वेस्ट किया कि गोड्डा पावर प्लांट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाए ताकि उसके कोयले का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाए। केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मना किया क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक एक पावर प्लांट अकेला SEZ नहीं घोषित किया जा सकता। लेकिन अचानक 9 जनवरी 2019 को जादू हुआ और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बदल दिए। पावर प्लांट के SEZ घोषित होने से अडानी को सालाना 300 करोड़ रुपए का फायदा मिला। सवाल है कि एक मित्र के लिए एक नहीं 1000 पॉलिसी बदलने को मोदी जी तैयार हैं, और अगर इसमें आपको भी लूटा जाए तो उससे भी मोदी जी को कोई आपत्ति नहीं। श्रीलंका एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी है जहां चीन घुसपैठ कर रहा है। जब चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इंडिया को बड़ी आपत्ति हुई। लेकिन जब श्रीलंका ने कर्ज के जाल से निकलने के लिए 2017 में बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज किया, भारत और परेशान हुआ। थोड़ा सा भरपाई करने के लिए भारत को एक पोर्ट दिया, और कमाल की बात है कि वो भी अडानी को मिल गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गजब की बात है कि उस टाइम के PM महिंदा राजपक्षे ने अडानी की सिफारिश मोदी ने खुद ही की। नई सरकार आती है और एक दूसरा पोर्ट टर्मिनल देती है, और वो पोर्ट भी मोदी जी की सिफारिश में अडानी को मिलता है। 5 मार्च 2023 को श्रीलंका विदेश मंत्री अली सबरी ने मोदी सरकार की पोल खोलकर कहा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा है। तो ये साफ दिख रहा है कि मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को श्रीलंका पे सिलेक्ट और नॉमिनेट करके थोप दिया।
क्या किसी और इंडियन कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का अवसर मिला? भगवान जाने। और जब ऐसे गंभीर आरोप आस पड़ोस के देशों से लगते हैं तो भारत का मीडिया उस पर रिपोर्ट नहीं करता है और मोदी सरकार हर बार मौन धारण कर लेती है। श्रीलंका वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वहां के मन्नार जिले में एक 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के संबंध में एमएमसी फर्डिनांडो, श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, ने श्रीलंका संसद को 10 जून 2022 को बताया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उनसे कहा था कि मोदी जी उन पे ये प्रोजेक्ट अडानी को देने का दबाव डाल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अडानी ग्रुप के सेल्समैन ऑफ द डेकेड कौन हैं? इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। इंडिया बदनाम हुआ डार्लिंग मोदानी के लिए। क्या आप जानते हो कि अडानी के कारण आपकी प्लेन टिकट की कीमत 800 रुपए से बढ़ सकती है और आपका बिजली बिल 2 गुना बढ़ सकता है, जैसे गुजरात में हुआ है। और लोग अभी भी पूछते हैं कि अडानी महाघोटाले से मेरा क्या बिगड़ेगा। हम अडानी के हैं कौन सीरीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पीएम मोदी की मदद से गौतम अडानी 609 पोजीशन से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बने। आज हम देखेंगे कि अडानी महाघोटाले ने महंगाई को कैसे बढ़ावा दिया है। अडानी ग्रुप बहुत कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। 2019 में मोदी सरकार ने उसे अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम यानी 6 में से 6 एयरपोर्ट चलाने की अनुमति दी और 2020 में उसे भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब्जा मिला। 2019 के पहले रूल्स क्लियर थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी एयरपोर्ट चलाना चाहता है उसे एक अनुभवी एयरपोर्ट संचालक को साझा करना पड़ेगा। 10 दिसंबर 2018 को नीति आयोग ने लिखित में कहा कि बिना पर्याप्त एक्सपीरियंस के कोई कंपनी एयरपोर्ट ढंग से नहीं चला पाएगी और उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिखित में कहा कि रिस्क कम करने के लिए और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक ही बिडर को 2 से अधिक एयरपोर्ट्स नहीं देने चाहिए। तो मोदी जी ने क्या किया? रूल्स बदल के 6 के 6 एयरपोर्ट अपने मित्र अडानी को सौंप दिए। वैसे अडानी ग्रुप के मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण को क्रोनी कैपिटलिज्म का हार्वर्ड केस स्टडी बनाना चाहिए। 2019 में मुंबई के संचालक जीवे के ग्रुप ने अडानी के मुंबई में हिस्सेदारी खरीदने का जोरदार विरोध किया था, लेकिन जुलाई 2020 में जीवीके पर सीबीआई और ईडी के छापे लगे और 1 महीने बाद ये अडानी को मुंबई एयरपोर्ट बेचने को राजी हुआ और सीबीआई और ईडी की जांच गायब। इस मोनोपोली का नतीजा आपके फ्लाइट टिकट्स और भी महंगे हो गए। हर टिकट में एक यूजर डेवलपमेंट फी होता है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर को मिलता है। अडानी के अहमदाबाद एयरपोर्ट में सरकार ने इसे 6 गुना बढ़ाने की इजाजत दी है और अडानी ने सरकार से मांग की है कि लखनऊ एयरपोर्ट की फी 192 रुपए से 1025 तक बढ़ाई जाए। यह है मोनोपोली का कमाल। अब बिजली की बात करते हैं। 2008 में अडानी पावर ने हरियाणा सरकार के साथ अग्रीमेंट किया कि 1424 मेगावाट बिजली 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट के रेट में 25 साल तक बेची जाएगी। जब इंपोर्टेड कोयले का रेट बढ़ा, अडानी ने सुप्रीम कोर्ट में बिजली बेचने के रेट को बढ़ाने का केस लगाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात न मानी, दिसंबर 2020 से अडानी ने बिजली सप्लाई अपने आप कम कर दी और हरियाणा को मार्केट से 11 रुपए 55 पैसे के रेट में बिजली खरीदनी पड़ी, यानी 3 गुना महंगी बिजली। 27 जून को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहा ठीक है, अब हम अडानी से अधिक रेट में कम बिजली खरीदेंगे, 1424 मेगावाट की बजाय 1200 मेगावाट खरीदेंगे और बाकी ओपन मार्केट से और भी अधिक रेट में खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सीधा फायदा अडानी पावर को मिल रहा है और नुकसान हो रहा है हरियाणा के कंज्यूमर्स को। गुजरात में भी देखिए क्या हुआ। जनवरी 2021 और दिसंबर 2022 के बीच यानी केवल 2 साल में अडानी से खरीदी गई बिजली का रेट 2 गुना बढ़ा और 7 रुपए 24 पैसे तक पहुंचा। ये सीधा गुजरात के कंज्यूमर्स की जेब से निकलेगा। आखिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य, जिन्हें मोदी सरकार ने 2017 में अपॉइंट किया था, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें उन्होंने साबित किया है कि इंडिया के बिग 5 मोनोपोलीज, जिनमें अडानी ग्रुप भी शामिल है, इनके कारण महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। चाहे छोटी कंपनियां खरीद के या इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़वा के
ये बड़ी कंपनियां कंपटीशन को दबा रही हैं और जहां छोटी कंपनीज 100 रुपए के आइटम को 125 में बेचती है, ये बड़ी कंपनियां उसी आइटम को 145 में बेच पा रही हैं। इस प्रकार जिस सेक्टर में ये बड़ी कंपनियां मोदी जी के दोस्त समझो घुसती हैं, वहां गुड्स और महंगे हो जाते हैं। और इतना क्लियर है कि मोदी जी का प्रयास लगातार रहा है इन कंपनीज को बढ़ावा देना और छोटी कंपनीज को खत्म करना। फायदा मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिलता है और नुकसान आप सबको झेलना पड़ता है।